ये हमारी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, ये हमारी डिफेंस ऑब्लिगेशंस है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी ऑब्लिगेशंस है, क्योंकि वसीम भाई पॉलिटिक्स इज बिजनेस एंड बिजनेस इज पॉलिटिक्स, इकोनॉमी इज ड्रिवन बाय बोथ ऑफ देम। तो हम ये फार साइटेडनेस का प्रॉब्लम है, ये जो शुरू से 70 साल से हमने पॉलिसीज बनाई हैं, वी आर अ विक्टिम ऑफ आवर ओन डिसीजन मेकिंग। बेसिकली पॉलिटिकल विल नहीं, ओके, और वेरियस वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ओके, और इसमें फिर बात थोड़ी सी पॉलिटिकल बन जाएगी कि जो पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं और पावर सेंटर्स हैं उनके अपने अपने एक्सटर्नल इंटरेस्ट्स हैं, ठीक है, तो वहाँ से चीज़ें कंट्रोल होती हैं, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो लोग गवर्न कर रहे होते हैं वो उस पर अमल करते रहते हैं। अगर आज हिम्मत करके सर उठा के बात करें तो हमें ईरान से अपनी ट्रेड खोलनी चाहिए। और दुख इस बात का है कि हिंदुस्तान एक तरफ हमारे साथ दुश्मनी करता है, अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है, लेकिन वो ईरान से जो दिल कर लेता है ले लेता है, रशिया से जो दिल करता है ले लेता है। अब उन्होंने ट्रीटी किया, मोदी ने 16 मुल्कों के साथ रुपये में ट्रेड करेगा, तो हम क्या कर रहे हैं? ईरान के साथ अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ईरान के साथ एक ऐसा मैकेनिज्म हमारा है जो हुआ करता था, जिसमें हम बार्टर के ऊपर ट्रेड किया करते थे, और हम बहुत अच्छा कर सकते हैं कि अपने क्रॉप्स में से कुछ उनको दें और उनसे ऑयल लें, फिनिश्ड भी ले सकते हैं, रॉ भी ले सकते हैं। हम उनके साथ एशियन करेंसी यूनियन एक मैकेनिज्म था जिसके तहत हम पाक रुपी में सेटलमेंट कर सकते हैं उनके साथ। वो उसके आगे जाके What happened to that mechanism? I didn't know. Please tell us more about it. जी, सैंक्शंस आने के बाद वो सब चीज़ें हॉल्ट पर है। Okay. और मतलब इससे पहले जब ईरान के साथ मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट खोलना होता था तो सेंट्रल बैंक नेगोशिएट कर लेता था ईरानी नेशनल बैंक, ईरानी सेंट्रल बैंक के साथ। Okay. और बहुत आसानी के साथ ये हो जाता था, लेकिन जब ये उनको सैंक्शंस लगे, हम पर तकरीबन एम्बार्गो हो गया, तो मजबूरन फिर ये मैकेनिज़्म बंद हो गया। तो अब हम किसी भी किस्म की कोई ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं वहाँ से, We are forced to buy from. तो अच्छा, टॉकिंग आपने शुरू में नेचुरल गैस की बात की, और आपने बिल्कुल सही कहा कि हम हाई BTU गैस को घरों में चाय बनाने में और खाने पकाने में, और बाद में मुशर्रफ साहब के ज़माने में हमने CNG का एक मशरूम ग्रोथ किया। Why did LPG not substitute it? Why? Because we did not have enough production of LPG. Why? Because the LPG that is available in the international market is expensive. हमने LPG को alternate domestic fuel के तौर पे क्यों नहीं डेवलप कर पाए? हमने LPG का सही मानों में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया। ओके, दो तरह से। एक तो हमें पता है कि हमारी मुल्क की LPG की प्रोडक्शन या कैपेसिटी है कितनी। बिल्कुल ठीक। रिफाइनरीज बनाती हैं थोड़ा सा, और कुछ ऑयल फील्ड से ऐसे ही है। आपके मुल्क की डिमांड LPG की उतनी ही है जितनी नेचुरल गैस की डिमांड है जो डोमेस्टिक फ्यूल में इस्तेमाल होती है। अभी तो वो चूंकि कर्ब्ड है तो वो बहुत कम है। दूसरा जो हमने वहाँ पे सिस्टम डेवलप नहीं किया, जब हमें पता था कि इसमें हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस होगी, तो इंपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है। Correct. मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत छोटे कार्गोज आते हैं, और फिर उसके बाद उसकी यहाँ से जो लॉजिस्टिक्स हैं, कराची से, पोर्ट से लेकर पूरी कंट्री तक बहुत ही कंस्ट्रेंड है, बहुत ही कम। बिल्कुल ठीक। तो हमें LPG को बहुत प्रमोट करना चाहिए, दुनिया से LPG को हमें इंपोर्ट करना चाहिए, ईरान से हमें LPG को इंपोर्ट करना चाहिए, और वो होती भी है। बिल्कुल है। फॉर्चुनेटली ईरान से LPG एक रेगुलर तरीके से इंपोर्ट हो रही है। आई डोंट नो हाउ। जब, और मैं इस पे बड़ा हैरान कुन बात है कि जब हम LPG को इंपोर्ट कर सकते हैं ड्यूटी पे करके, तो क्यों नहीं हम। आप जब उनको दो बॉर्डर से लाते हैं, ताफ्तान और 250 से, तो दुनिया आंखें बंद कर लेती है। हालांकि हम उसकी GD फाइल करते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन जब वो जहाज डायरेक्ट आता है तो फिर लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे दो पोर्ट हैं, एक एंग्रो वोपैक पे आता है और एक प्रो गैस जो सुई गैस का टर्मिनल, बट वैसे भी पोर्ट है, स्टोरेजेस नहीं है पीछे। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि वहाँ पे एक तो शिप का साइज बहुत लिमिटेड है, 6000 टन से शायद ज़्यादा बड़ा जहाज नहीं आ सकता। फिर आगे स्टोरेज लिमिटेड है, फिर उसकी जी उसके बाद डिस्पैच, उसकी डिस्पैच,
और उसकी जो लॉन्ग हॉलिंग है वो सब का सब कंस्ट्रेंट है। ऐसे ही है। तो आप जहाज़ लाकर भी कुछ नहीं कर सकते, अगर जहाज़ आ जाएंगे वो लंबी कतार उनकी लग जाएगी, क्योंकि वो निकलते क्योंकि अभी क्या होता है, एक छोटा जहाज़ डिस्चार्ज होता है, जब वो जिस स्टोरेज में आता है जब तक वो खाली नहीं होती तो दूसरा डिस्चार्ज नहीं कर सकता। तो ये सो यू एग्री दैट एलपीजी शुड, मैं ताबिश गोहर से बात कर रहा था, आपने भी उनके साथ काम किया हुआ है। ताबिश मुझे बता रहे थे कि ही क्राफ्टेड द एलपीजी पॉलिसी जो लास्ट रिजीम थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसको वो इंक नहीं करवा पाए फ्रॉम द कैबिनेट। तो आई होप कि वो हो जाए। अच्छा वसी, अब हम आते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के ऊपर। पाकिस्तान को हम हमेशा सुनते हैं हमारे पास इतने दिन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व, ये क्या होते हैं और इसको हाउ डू वी डिफाइन कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? अच्छा सलमान, इससे पहले अगर ये बात में ये अच्छी हो जाएगी, आपने मुझे याद दिलाई, ठीक है, बहुत चीज़ों का सोल्यूशन हमारे यहाँ मौजूद है और हम इस बात को यहाँ पे तो कंप्लीट कर लें, वो है डीरेगुलेशन से। बिल्कुल सही। जिसको हमारे मुल्क में डीरेगुलेशन कहा जाता है, असल में वो इंडिपेंडेंस है जो हमने नहीं दे रखी। तो आज अगर हम एलपीजी के लिए भी इंडिपेंडेंस है, बल्कि मैं तो रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इन सब के लिए कहना चाहता हूँ कि हम बहुत ही ओवरली रेगुलेटेड है ऑन डीजल, ऑन मो गैस, ऑन एलपीजी। जी हाँ, हमें इसको, अच्छा, डीरेगुलेशन का लफ्ज़ असल में टर्मिनोलॉजी लोगों को चूंकि इसके बारे में मिसकॉन्सेप्शन है, तो मैं उसके बजाय इंडिपेंडेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप इनको रिफाइनरीज को, मार्केटिंग कंपनीज को आप इंडिपेंडेंस दें, वो मार्केट फोर्सेस के मुताबिक अपने आप को मार्केट में एडजस्ट करें और कम्पीट करें। वो क्वालिटी में भी लेट द कंज्यूमर डिसाइड कि उन्होंने किससे और कितना लेना है। उसके नतीजे में मार्केट सेट होगी, इंपोर्ट्स होंगी, और फिर मुल्क के अंदर आपकी जो ऑयल की सप्लाई चेन है वो ठीक हो जाएगी। कंज्यूमर को भी अल्टीमेटली, शुरू में हो सकता है आपको टीथिंग प्रॉब्लम आए, लेकिन फिर कंज्यूमर को उसके बाद उसका बहुत एडवांटेज बहुत है। अभी तो आप ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी आपने कंडीशन लगा रखी है, एक IFEM का आपने नाम सुना होगा, इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन। मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि इस IFEM की वजह से, कहने को हम ये कहते हैं कि पूरे मुल्क में एक प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा कि उसकी वजह से हायर प्राइस पे मिल रहा है। उसकी वजह ये है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, आई एम सॉरी टू से दैट, और नतीजतन गलत इनवॉइसेस इशू करते हैं, प्रोडक्ट कहीं और डंप हो रहा है, IFEM इनवॉइस किसी और डिपो से इशू हो रही है और गवर्नमेंट इज फोर्स्ड अनफॉर्चुनेटली टू पे। बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसको अब ख़त्म कर दें, डिमोलिश कर दें, इसको ख़त्म कर दें IFEM को, तो आप देखिएगा कि कुछ दिनों में प्राइसेस खुद कम हो जाएंगी। इसलिए कि अभी तो ट्रक वाला मुझसे कहता है कि आप मुझसे क्यों रेट तय कर रहे हैं, रेट तो तय हुआ है IFEM में, तो वहाँ तो निगोशिएट ही नहीं हो सकता। तो जहाँ मैं निगोशिएट कर सकता हूँ, जैसे फर्नेस ऑयल डीरेगुलेटेड है, वहाँ मैं उसको कम करवा लेता हूँ, तो उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कंज्यूमर होता है। बिल्कुल ठीक है। यही चीज़ अगर आज IFEM ख़त्म हो जाए तो हम निगोशिएट करेंगे और उसके बाद ये चीज़ें कम होंगी। बिल्कुल। और फिर आप पाइपलाइनों का सिस्टम डालें तो और भी कम हो जाएंगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके मुल्क को इंडिपेंडेंस, डीरेगुलेशन की ज़रूरत है ऑयल सेक्टर में। हाँ, रेगुलेटर अपनी जगह रहेगा, बल्कि उसका रोल और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। रेगुलेटर का फ़र्ज़ ये होगा, जो ओगरा है और पॉलिसी बनाने का फ़र्ज़ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का है, वो ये देखेगा रेगुलेटर कि कहीं कार्टेलाइजेशन तो नहीं हो रही, कहीं इस क्वालिटी और स्पेसिफिकेशंस कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहे, जितनी स्टॉक्स रखने को कहीं है उससे कम तो नहीं हो रही। तो ये उसका रोल फिर भी रहेगा। ठीक है। लेकिन अभी वो बैठ के आने पाई का हिसाब लगा के कभी कम कभी ज़्यादा और ये सब करके, कभी फॉरेन एक्सचेंज कंपनसेट हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, तो इस तरह करके उसने हमारे मुल्क में इसको एक बहुत मुश्किल, तो वैसे भी रेगुलेटरी बॉडी का होना और इन चीज़ों को, प्राइसेस को रेगुलेट करने का बेनिफिशियरी क्या गवर्नमेंट होती है? असूलन वो भी नहीं होती। देखिए ना, एंड में क्या होता है कि एक क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ये उसका काम ही नहीं है, ना वो कर सकती। बिल्कुल ठीक है। अलबत्ता वो मैक्रो लेवल पर ये चीज़ें कंट्रोल करते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे दूं।
और मैंने चेयरमैन ओगरा साहब से भी इस चीज़ के ऊपर बात की थी जब हम डीरेगुलेशन की बात कर रहे थे। शायद खाकान अब्बासी साहब जब नए आए थे उन्होंने, जी हाँ, नहीं अभी जो दूसरी तो हाँ, तो उन्होंने इस तहरीक को चलाया था कि हम कर देते हैं इसको। तो मैंने उनको एक सटल सी एग्जाम्पल थी, यूएसए में सब हम समझते हैं कि वहाँ बड़ी इंडिपेंडेंस है, बहुत कोई रेगुलेटर ही नहीं है शायद, और लोग सब जो है वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। तो वहाँ की मैंने उनको एग्जाम्पल दिखाई कि प्राइसेस में कुछ फ्लीसिंग शुरू हो गई है, कुछ अनड्यू एडवांटेज लिए जा रहे हैं। उनके एनर्जी मिनिस्टर ने, जो उनका एसपीआर कहलाता है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, उससे रिलीज करने का अनाउंस कर दिया। वो उससे कंट्रोल करते हैं उसको। जैसे ही उन्होंने वहां से रिलीज करने का अनाउंस किया, वैसे ही प्राइसेस जो है स्टेबलाइज होना लगे। फिर उनके एनर्जी मिनिस्टर ने बाकायदा रिफाइनरीज को एक ऑर्डर दिया कि वो इस लिमिट से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ताकि लोकल मार्केट, यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लेट लूज, फ्री फॉर ऑल, ऐसा नहीं। ये कंट्रोल्स हैं जो कि सप्लाई चेन को, और सब यहाँ भी जब हम इंडिपेंडेंस देंगे और लाएंगे हम डीरेगुलेशन, जिसको मैं कह रहा हूँ सो कॉल्ड, तो वहाँ मैंने एक मीटिंग में भी कहा था और चेयरमैन साहब को भी कहा, जो चेयरमैन ओगरा साहब हैं, कि आप क्या समझ रहे हैं कि आप सप्लाई चेन से अलग हो जाएंगे? सप्लाई चेन विल स्टिल बी योर फंक्शन, क्योंकि आप इस पूरे मुल्क के जिम्मेदार हैं कि एनर्जी की सप्लाई सही होती रहे। ठीक है, इंडिपेंडेंट कंपनियां हैं और उनमें भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन आपका कंट्रोल है, आपके मुल्क का कानून है कि जो मुल्क में पहले बनता है पहले वो खपेगा, वो इस्तेमाल होगा, और जो डेफिसिट होगा वो इंपोर्ट होगा। आपका कंट्रोल ये रहेगा कि आप ये देखते रहेंगे कि मुल्क में जो बन रहा है वो पूरा का पूरा इस्तेमाल हो रहा है, फुली यूटिलाइज हो रहा है, कोई ऐसे हालात तो नहीं पैदा हो रहे कि वो इस्तेमाल ना हो पा रहा हो। उसको जेन्युइनली इस्तेमाल होना चाहिए। फिर उसके बाद इंपोर्ट, नेट डेफिसिट जो है वो लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपका सिर्फ ये काम, आप खड़े होकर इंपोर्ट नहीं करेंगे, खड़े होकर आप प्राइस नहीं तय करेंगे। You see it happening anytime soon? इंशाल्लाह अगर कोई स्टेबिलिटी आती है तो फिर आई थिंक इसी में देखें 26 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये तो हो नहीं सकता कि आप सारी उम्र एक दिन में सब हो जाए। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं कि मैं तो 22 ही समझता था, आपने नहीं, वो 4 करोड़ जो है ना वो अभी सेंसस नहीं हो रहे, वो कोविड में बड़ी लोगों ने काम किया है। अच्छा, ये जो फर्नेस ऑयल का प्रॉब्लम है, तमाम रिफाइनरी अभी भी फर्नेस ऑयल बना रही है, गवर्नमेंट इनमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है, ना आपको वो आप उसको एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन होगा सर? देखें, ये सब नेशंस के इश्यूज हैं और पूरे एक नेशन सोल्यूशन चाहिए इसके लिए। आपको पता है कि ये रिफाइनरी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, और अगर आपने तस्लीम कर लिया है तो फिर आप ये जानते हैं कि इनको मैक्सिमम यूटिलाइज करना मुल्क के लिए फ़ायदेमंद। अब पहले तो आप कायल तो हो ना कि इनको अगर आप मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे तो इनसे डीजल बनेगा, जेट फ्यूल बनेगा, केरोसिन बनेगा, मोटर गैसोलीन बनेगा, एलपीजी बनेगी, तो आपके मुल्क में उतना ही इंपोर्ट कम होगा, आपके डॉलर्स बचेंगे। करेक्ट। आप इससे फॉरेन एक्सचेंज सेविंग करेंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी। हाँ, अब फर्नेस ऑयल भी बनेगा। फर्नेस ऑयल जो बनेगा आपका, तो वो आपकी पावर जनरेशन में मेरिट पे बहुत नीचे आता है। करेक्ट। इसलिए कि उसकी कीमत ज़्यादा। करेक्ट। अब आप ऐसा करें ना कि पूरा इसका जो है वो होलिस्टिक जायज़ा लें। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि फर्नेस ऑयल चूंकि महंगा है वहाँ पे, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल ना करूँ। आप चाहे उसकी वजह से रिफाइनरियाँ बंद हो जाएं या कम थ्रूपुट पे आ जाएं, ओवरऑल एनर्जी मिक्स मैं पूरे ओवरऑल एनर्जी मिक्स का एक ऑप्टिमम बनाना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक है। और उसके नतीजे में आपको अगर फॉरेन एक्सचेंज सेविंग होती है तो आप करें। हमने ये देखा है और स्टडी की थी कि जैसे कि आपको मालूम है कि मुल्क में एक रिफाइनिंग पॉलिसी भी आ रही है, उसके नतीजे में रिफाइनरीज अपने आप को कमिट कर रही हैं कि वो अपग्रेड करेंगी, और जब वो अपग्रेड करेंगी तो फर्नेस ऑयल ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगा। तो उस सूरत हाल को करने के लिए वो $4 बिलियन कमिट कर रही हैं कि वो लगाएंगी। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कुछ इंसेंटिवाइज कर रही है सूरत हाल को, मगर गवर्नमेंट इस चीज़ पर नहीं आ रही कि इस दौरान में, जबकि ये 3 से 5 साल लगेंगे रिफाइनरीज़ को इस पोजीशन में आने में, तो
इस फर्नेस ऑयल का क्या बनेगा? अगर ये फर्नेस ऑयल इसी तरह बनता रहा और जमा होता रहा तो ये तो रिफाइनरियाँ आधी थ्रूपुट पे चलेंगी, तो उस इंसेंटिव का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुल्क में इस दौरान फॉरेन एक्सचेंज सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकेगी। तो इसका हल इन्हें दिया था। इनको हमने कहा कि आप ऐसा करिए, एक होलिस्टिक व्यू लेकर और उसमें एनर्जी मिक्स लेके आप बैलेंस आप कर रहे हैं। 1500 से 2000 मेगावाट टोटल आपके मुल्क की टोटल प्रोडक्शन जो है वो 18 से 25,000 मेगावाट तक जाती है, पीक में 25,000 और एवरेजली 18,000 होती है, कम भी हो जाती। तो ये इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हार्डली 10% है कि आप इसको अलाउ करें फर्नेस ऑयल जी। तो ये खप जाएगा सारा। जो कौमों के फैसले हैं ना, आप फैसला करें कि ये इस चीज़ में हेल्पफुल होगा कि ये रिफाइनरीज मैक्सिमम थ्रूपुट पे बिल्कुल सही, आपके मिड डिस्टिलेट्स मैक्सिमाइज हो जाएंगे इंपोर्ट। तो फिर हुआ क्या? फिर 1500 से 2000 मेगावाट की नहीं, वो नहीं तो वैसे भी ये भी तो हो सकता है कि एक मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के तमाम रिफाइनरीज का, क्योंकि रिफाइनर्स आर नॉट कंपेटिटर्स, दे आर फॉर कि आप अपना एक सेंट्रलाइज कोई किसी इंटरनेशनल कंपनी को इनवाइट करें। एक दफ़ा क्रिसेंट पेट्रोलियम शारजा भी आ रहा था कि नेशनल रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी का बॉटम लेके तो वो हाइड्रोक्रैकर लगा रहे थे। तो क्या हमारे पास इतना बॉटम नहीं है कि सिनर्जी को या एनआरएल या पीआरएल एक सेंट्रल पॉइंट पे लोकेट करें? बिकॉज ये तीन मेजर प्रोड्यूसर्स है ना, और किसी थर्ड पार्टी को दे दें कि आप टोलिंग करो और हमें मिड डिस्टिलेट्स बना के दो। देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन अभी और हमने इसके ऊपर एक स्टडी भी की है, तमाम रिफाइनरीज ने मिलकर एक कंबाइंड बॉटम ऑफ द बैरल प्लांट लगाने पर हमने स्टडी की है और नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पे काम किया है। मगर रिफाइनरीज अभी इस नतीजे पे पहुंची हैं क्योंकि यहाँ कैपेसिटी लिमिटेशन है इतनी नहीं। 50,000 बैरल की पाकिस्तान रिफाइनरी है, वो अपने आप को बढ़ा के 1 लाख बैरल पे जा रही है, तो वहाँ से 50,000 एक्स्ट्रा हो जाएगा। सिनर्जी को जो अभी 1,55,000 बैरल पे, तो वो अपने आप को 2 लाख बैरल पे ले जाना चाहती है, वो कर रही है। पार्क को 1,20,000 पे ऑलरेडी पहुंच चुकी हुई है और अटक रिफाइनरी जो है वो 50,000 बैरल पे, नेशनल रिफाइनरी 65-70,000 बैरल पे। तो इन रिफाइनरीज से जितनी भी बॉटम ऑफ द बैरल प्रोडक्शन है, उनको अगर वो इट विल बी बेटर कि वो अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स कर लें इन कैपेसिटीज़ के ऊपर, और जब वो मज़ीद कैपेसिटी इन्हांस करें तो फिर एक कॉमन प्रोजेक्ट लगा ओके पहले खुद करें और फिर जो सरप्लस है वो आउट। अच्छा जी, अब वैसे भी कंज्यूमर को तसल्ली दे दें, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द शो, कि ये जो पेट्रोल बम जो हम बार बार कहते हैं, प्राइसेस एक तरफ कहते हैं क्रूड की प्राइस कम हो जाती है लेकिन प्रोडक्ट की प्राइस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, तो ये कंज्यूमर कब तक सफ़र करेगा और कहाँ जाके उसको जेन्युइन रिलीफ मिलेगा फ्रॉम अ रिफाइनर्स पर्सपेक्टिव, नॉट अ गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव? असल में हुआ ये है कि अब तो इंटरनेशनल प्राइसेस का बढ़ना घटना इनसिग्निफिकेंट हो गया। Agreed. उसकी वजह यह है कि दूसरे फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गए। एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो तो आपकी करेंसी है। जब दुनिया में $80 पे तो कोई पहली दफ़ा तो नहीं आया क्रूड ऑयल या $80 पे, यानी $80 टू अ बैरल क्रूड ऑयल या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इस रेंज में हो, और आपका अगर रुपया 100 रुपये का डॉलर अगर आपका होता है तो यही प्रोडक्ट पहले भी तो बिक चुका है ना 100 रुपये पर लीटर में। बिल्कुल ठीक है, तब तो कोई मुसीबत नहीं आ रही थी, ठीक है। लेकिन अगर अब वो 300 रुपये हो जाएगा तो फिर उस लिहाज से वो भी 3 गुना हो जाएगा। तो ये $80 पर बैरल अब कोई सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है, इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम हो गई है। सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि आपकी करेंसी कहाँ चल रही है। दूसरे नंबर पे जो आपने इसके ऊपर टैक्सेस ड्यूटीज़ लगा रखी हैं वो खुद इतनी बड़ी क्वांटम में है कि उसका जो तनासुब है बनिस्बत इंटरनेशनल प्राइसेस, वो अब ज़्यादा सेंसिटिविटी है उसकी। तो मैं समझता हूँ कि आपको दुरुस्तगी इंटरनल करने की ज़रूरत है, एक्सटर्नल शायद अब आपको इतना मैटर नहीं करता। यानी दुआओं की ज़रूरत है, दुआ का टाइम निकाल दिया हमने अपनी तरफ से। नहीं इंशाल्लाह, जैसे अभी आपने कहा था, आई एम ऑल्सो वेरी वेरी होपफुल, मुल्क तरक्की की राह पे जाएगा इंशाल्लाह, और चाहे कोई भी हुकूमत हो
सबकी एक ही ख्वाहिश होती है, कोई इनकी भी कोई पीछे वालों की भी किसी की भी ये ख्वाहिश नहीं थी कि ये 250 या 300 रुपए पे डॉलर चला जाए। कंट्रोलेबल फैक्टर्स कुछ हैं कुछ नहीं है। इंशाल्लाह हम सबकी उम्मीद है कि बेहतरी आएगी, बेहतरी हालात आने वाले हैं, और जब मुल्क में इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होंगी तो उसके साथ ही आपको इसके समरात मिलना शुरू हो जाएंगे, जिनमें पेट्रोल की प्राइस भी शामिल है और रोटी खाना पीना सब कुछ शामिल है। वसी भाई थैंक यू सो वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, ये थे वसी खान साहब, फॉर्मर CEO एंड चेयरमैन ऑफ बाइको/सिनर्जीको रिफाइनरी, अ मैन हु हैज़ 40 years plus experience on what oil refining, oil marketing and oil is all about. A man who has a very close eye on the policy and policy making related issues of the oil industry of Pakistan. What a player! आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और ऐसे ज़बरदस्त मेहमान के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Thank you very much and goodbye from Coffee with Ali.